मेरी चॉइसेस पे समाज का हक नहीं है, समाज का हक नहीं है, सिर्फ उसके लिए लायबल मैं हूँ। मैं ही हूँ। जी 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 हर आदमी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी किसी इंसान का ये कहना कि इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, जी इसकी वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाई, ये गलत है। आपने क्यों हावी होने दिया कि आप पढ़ नहीं पाई? जी आपने क्यों माना कि आप कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा? तो वो आपने अलाउ किया, इसलिए कोई इंसान आपको दबा रहा है। अगर मैं कहीं पहुंची हूँ उसकी वजह मैं हूँ, अगर मैं कहीं नहीं पहुंची हूँ, किसी ने मुझे नीचे खींचा तो उसका भी रीजन मैं हूँ। कोई किसी में ताकत नहीं है भगवान को छोड़ के कि किसी की लाइफ को बदल दे, पलट दे या जी। खत्म कर दे। 2020 में केयर ट्रस्ट आया, 2021 की शुरुआत में फॉर मी केयर आया, ढेर सारे ड्राइव्स हुए, मूवमेंट्स हुए, और ये चलते चलते इस साल 1 मार्च से द केयर ट्रस्ट पॉडकास्ट आया। चेंज बोलिए या बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आया जब मैं लायंस क्लब के साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। एक तो जो उनके जितने भी मेंबर हैं दे हाईली अपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है, और मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस ले चुके होते हैं उनके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। नमस्कार, मेरा नाम शरद चंद उपाध्याय है। द केयर ट्रस्ट पॉडकास्ट के इस मंच से, इस माहौल से आप बखूबी वाकिफ हैं। यहां पर आपने अब तक कई मेहमानों को देखा है जिन्होंने अपने हौसले से, अपनी सोच से, अपने इरादे से और सबसे ज्यादा अपनी अच्छी नीयत से दूसरों की जिंदगी और अपनी जिंदगी पर एक बहुत अच्छा असर डाला है। आज का यह एपिसोड खास है क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान है, इन्हें मैं पिछले 11 सालों से जानता हूं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर मोड़ पर, हर लम्हे पर मैंने इन्हें इवॉल्व होते ही देखा है, पहले से बेहतर बनकर सामने आते देखा है। द केयर ट्रस्ट की संस्थापक और द केयर ट्रस्ट पॉडकास्ट की होस्ट आज की हमारी मेहमान हैं प्रियंका विनोद साहिबा। कैसी हैं आप? नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। आप सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा प्रियंका कि आज तक आपने यहाँ पे मेहमानों को बिठाया है, आज उनकी कुर्सी पर आपको बैठकर कैसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा तो ऑब्वियसली चेंज है, और मैं कभी अपने आप को इस तरीके से भी नहीं देखती थी, लेकिन आज देख रही हूँ कि आज मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। एक्चुअली मैं अपना इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ, मैं केयर ट्रस्ट को सामने लाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। आप छत्तीसगढ़ से आती हैं, आपके पिताजी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पावर सेक्टर में। नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो प्लीज बताएं बचपन कैसा रहा, कहाँ खेली, क्या पढ़ी, अच्छा, कैसे दोस्त थे? मैं एक बहुत अच्छे राज्य से आती हूँ, छत्तीसगढ़, और मेरा पूरा बचपन छत्तीसगढ़ में ही गया है। कॉलेज के लिए मैं एमपी आ गई थी, जबलपुर में मेरी जो कॉलेज मैंने ग्रेजुएशन किया वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं दिल्ली एनसीआर में आ गई, नोएडा में। तो लास्ट 20-21 साल से मैं यहीं पे हूँ। और रही बात मेरी एजुकेशन की, तो मेरी स्कूलिंग छत्तीसगढ़ कोरबा करके एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। और बचपन जैसे सबका रहता है, सबका मतलब कई लोग का बहुत तरीके के से जस्टिफाई कर, लेकिन हाँ मेरा नॉर्मल था, कोई ड्रामा नहीं था और कोई ट्रॉमा नहीं था। नहीं, मैं बहुत शरारती थी। किस किस्म की शरारत करती थी? शरारती मतलब मैं जिद्दी थी, हूँ, अभी भी हैं आप? अभी भी हूँ। मैं शायद मैं जो सोच लेती हूँ वो मैं करके ही रहती हूँ। घर में सब परेशान होते हैं कि तुम्हें सुनना तो है नहीं, जो तुम चाहती हो कर ही लेती हो। आज भी मुझे बोलते हैं, मेरी मम्मी आज भी बोलती है, लेकिन मेरी जिद को वो हमेशा, क्योंकि उन्हें, अच्छा मेरी मम्मी को ये पता है कि मैं किसी फालतू या जायज चीजों की जिद नहीं करती। क्या इस बात का आपको एहसास बचपन में था कि आप किसी फालतू या बचपन की जिद अलग हुआ करती ठीक है, थी, हाँ, कि मुझे ये कपड़े दिला दो। लेकिन सोच देखिए, फितरत कभी नहीं बदलती इंसान की। हाँ, सोच तो आज भी वही होगी कि हाँ मैं उस वक्त भी सही थी और मैं आज भी मैं सही हूँ। हाँ, वो है शायद मुझ में, शायद इसे खामी बोलिए या
पता या- नहीं कौन सी प्रवृत्ति में आप इसको काउंट करेंगे, लेकिन हाँ वो है कि मुझे ये करना है तो ये मुझे करना है, जी। कैसे करना है, क्यों करना है। मैं शायद खुद के अंदर पहले एनालाइज करती हूँ। अगर मैं खुद कन्विंस हूँ किसी काम से तो वो मैं करके ही रहूंगी। ये खुद को कन्विंस करने में कितना वक्त लगता है? जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि 3 सेकंड के लिए सोचिए, हाँ या ना, वो जवाब अंदर आ जाता है आ कि। जाता है, हाँ। तो ऐसा कोई कुछ आपकी टेक्निक है? मेरी कोई टेक्निक नहीं है, कोई ऑटोमेटिक तरीका बोलते हैं आपका? ना, अंदर से कोई चीज समझ में आ गई अचानक से, ये करना चाहिए या ये होना चाहिए या ये मैं कर सकती हूँ। नॉट होना चाहिए क्योंकि मैं किसी पे डाल नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। मेरा बस ये है कि कोई एक काम जिसको करने से एक सोसाइटी इफेक्ट आ रहा है, सोसाइटी में इफेक्ट आ रहा है, तो वो सही है। मैं किसी एक को खुश करने के चक्कर में बहुत लोगों को दुखी नहीं कर सकती। ओके। मेरे लिए एक इंसान इतना मैटर नहीं करता जितना मेरे से जुड़े लोग या एक ग्रुप, एक समुदाय मुझे मैटर करते हैं। जी। कि क्योंकि उसकी सोच अलग है। वो अपने सोच के हिसाब से कि मत करो ना, क्या लेना देना है, कैसा है। अगर कुछ ऐसा कमेंट आता है, सोसाइटी में बहुत लोग होते हैं, जब मैंने ये सब चीज़ स्टार्ट करी है कि क्या ज़रूरत है, फालतू की चीज़ें हैं, ये है वो है, तो बहुत क्रिटिसाइज भी हुई हूँ, करा है लोगों ने मुझे, लेकिन मुझे उससे चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी बातों में कोई भी बुनियाद थी या सब आपको लगता था कि मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं? कभी कोई नहीं, वो मतलब। देखिए, बुनियाद सबकी सही होती है, सब अपनी जगह में सही है, मैं तो ये कहती हूँ, जी। कोई गलत नहीं है। उनकी सोच वही उनको गवाही दे रही है कि भाई दूसरों को बोल दो, ठीक है। मेरे लिए किसी दूसरों क्या बोलना चाहिए, नजरिए को सराखों में बैठाना, हाँ। ठीक है, मैं बैठा सकती हूँ, लेकिन मैं कन्विंस्ड हूँ तो। ओके। अगर मैं खुद उस चीज को लॉजिकल तरीके से नहीं देख पा रही हूँ तो वो मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। मुझे पहले अपने आप को उस चीज के लिए मैं खड़ा करती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है नहीं है। और अगर किसी और के वजह से मैं कोई काम नहीं करूंगी, देखिए अगर मैं आज तक जिंदगी में जो भी काम करे हैं, मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। सेल्फिश कैसे? मैंने आज तक जो भी काम किया है मैं खुश होती हूँ इसलिए करती हूँ। मैं सबसे पहले अपने आप को खुश करती हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरी खुशी शायद इस संस्था को चलाने में है, मेरी खुशी शायद पढ़ाने में थी, मेरी खुशी शायद किसी कॉर्पोरेट में काम करने में थी, या मेरी खुशी किसी से जाके किसी घर में बैठ के या बच्चों के साथ खिलखिलाने में है। तो मैं अपने आप को खुश करती हूँ, तो मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मेरी खुशी इन सब चीजों में, इसलिए मैं काम करती, मैं किसी दूसरों को खुश करने का वो नहीं लेती हूँ। हम आपके बचपन की बात कर रहे थे, हाँ। तो कहीं ना कहीं जो ये कि मैं कन्विंस हो जाऊं, मैं ये बात समझ पाऊं, ये आपके माँ बाप से ही आप में आया होगा? मेरे फादर और मेरी मदर। जी। इनफैक्ट मेरे भाई में भी ये, आपके बड़े भाई हैं, आप बड़े छोटे भाई, मैं बच्चे हो घर छोटी के? हूँ, मेरे हाँ, से ठीक है। एक बड़ा भाई है। जी जी जी। तो मेरा भाई आज भी वो सारी चीजें करता है। क्या करता है जैसे? आई मीन कि एक बहुत छोटा सा वो बताती हूँ। मेरे भाई ने मेरी जो भतीजे हैं प्यारी सी, तो उनके लिए साइकिल लेके आया था एक हफ्ते पहले। जी जी। एक कहीं से एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि बाबू मुझे साइकिल दे दोगे। मेरी भतीजी उस टाइम घर में नहीं थी, स्कूल गई हुई थी। भैया ने वो नई साइकिल उठा के दे दी, पता नहीं क्यों दी, बोलता मुझे नहीं पता, लेकिन उसे था, उसने दे दिया उठा के। ठीक है तू ले जा, मैं बाद में ले लूँगा। आज भी भैया, बहुत ऐसे लोगों हमारे यहाँ जो जहाँ मेरी मम्मी रहती हैं छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, आज भी हमारे यहाँ जितने परिवार में लोग हैं, अगर 6 लोग हैं, 6 से डबल लोग हमारे यहाँ हाउस हेल्पर हैं। उनका खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उनका खाना, उनकी चाय, उनका पानी, उनका पंखे में बैठी ही नहीं बैठी हैं, परेशान तो नहीं हो रही हैं, उन्हें क्या जरूरत है, आज भी वो चीज मेरे घर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये उसूल घर के बनाए किसने? ये बनाया नहीं था, ये शायद मेरे पापा में अपनी फैमिली से आया।
मेरी माँ ने भी इसी ऐसी फैमिली से आई हुई हैं, दो जब मिलके एक और अच्छा, एक बोलते हैं ना, समन्वय बन गया मेरे मम्मी पापा दोनों का। और वो ऐसे ही लाइफ हमने देखी है, ऐसे ही, कि अगर आप क्या खा रहे हो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए जो काम कर रहा है वो सुख से खा रहा है, वो सुखी है नहीं है, जो मेरे लिए काम कर रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो शायद हमने बचपन से ये चीज देखी है। तो मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी बताती हूँ मेरे फादर की। मेरे बचपन में कुछ कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो मुझे शायद यहाँ तक लाने में सबसे बड़ा हाथ था। मेरे फादर सुबह उठते थे, झूले में बैठ जाते थे, कॉफी चाय वहां पे आती थी, एंड जो घर से बाहर जो मेन रोड होता था वहां से वो सब्जी वाले अपनी लेके गई। उस टाइम तो आज से 40 साल पहले की बात बता रही हूँ, 40 45 जो भी 35 साल पहले, जो मेरा बचपन मुझे याद है। तो वहां से टमाटर वाला निकल रहा है, फल वाला निकल रहा है, बोलते बाबूजी ले लो, ठाकुर साहब ले लो। पापा बोलते थे ले तो लेंगे, पहले आके चाय पियो। उन्हें बैठाते थे, मम्मी को बोलते थे इनके लिए चाय बनाओ जी। मम्मी, चाय कुछ नाश्ता बनाए। तो वो ठेले वालों को भी वो इतना ज्यादा कि इससे मैं रोज टमाटर ये सब्जी ले रहा है, मेरे घर में आम आ रहा है, या दिन भर है, चला आ जा पहले चाय पी, उसके बाद फिर लेते हैं, या फिर उसके हालचाल की तुम और घर में सब कैसे चल रहा है। तो पापा मेरे बहुत डाउन टू अर्थ थे, बहुत सामाजिक भी। बहुत सामाजिक थे। और मेरी मदर भी आज भी वही है। अगर आज भी मैंने घर पे देखा, अगर कोई सब्जी वाली सब्जी लेके आ जाए तो उसे प्रॉपर खिलाएंगी पिलाएंगी, उनसे पूछेगी और कुछ है क्या। मेरा भाई भी सी। तो ये घर में हमने यही देखा है। कोई फल लेके आ रहा है, या कोई, वो उस टाइम मुझे याद है बचपन में ना ऊन लेके बेचा करते थे साइकिलों में, ऊन बेच रहे हैं। और ठाकुर साहब आजा चाय पी लो भाई, धूप है, शरबत पी लो, कुछ भी पी लो। तो पापा का ये काम था। कोई भी आता था, एक मुझे याद है एक मोची थे, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, आगरा से उसे अपना जो भी है रॉ मटेरियल लाना था। बोले ठाकुर साहब आप हेल्प कर दोगे तो मेरी दुकान बन जाएगी। पापा ने उस टाइम शायद उसे, आज से 35 साल पहले, शायद 6 या 7 हजार रुपए दिए थे। तो उसकी दुकान उस पापा ने खुलवाई थी। एक एक ढाबा खोलना था किसी को कोर्ट के सामने, तो उसका एक छोटा सा ठेला लगवाया। बोले तू कमा, स्टार्ट करते हैं। उसे गैस सिलेंडर दिलवाया, कुछ जो भी जरूरत था। तो ऐसे पापा, अच्छा, उनको खुशी बहुत होती थी। सेम चीज शायद हम बच्चों में आ गई, मेरे भाई मेरे में या मेरी बहनों में, जो भी है, कि ये खुशी देता है हमें, बहुत खुशी देता है ये सारी चीजें करना। मेरे फादर को गए हुए 16 17 साल हो गए हैं, लेकिन स्टिल वो उनकी छवि मेरे पास है। और मेरे लिए माँ, सबके लिए माँ अद्भुत है, मेरे लिए वो वैसे ही। माँ बाप से आप प्यार करते हो, क्या पिताजी को कभी जाके आपने बोला ये लाइन बकायदा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? नहीं। आपको ये लगता है कि वो बोलना चाहिए था? नहीं, एक्शंस ज्यादा बोलते हैं ना आपके। हर चीज शब्दों में बोलना जरूरी नहीं है। प्रियंका, इन बातों में मैंने आपका किरदार बनते हुए देखा कि बचपन में कहां से शुरुआत हुई। 2020 में केयर ट्रस्ट आया, 2021 की शुरुआत में फॉर मी केयर आया, ढेर सारे ड्राइव्स हुए, मूवमेंट्स हुए, और ये चलते चलते इस साल 1 मार्च से द केयर ट्रस्ट पॉडकास्ट आया। बहुत सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। क्या खास है आपके या हमारे इस द केयर ट्रस्ट पॉडकास्ट में जो आपको लगता है कि यही तरीका था आगे जाने का, या अगला स्टेप यही होना चाहिए था जो हमने लिया? पहली बात, एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली, हमारा पॉडकास्ट, जो हमेशा से मैं इस चीज में, क्योंकि ये अकेले मेरा नहीं है, ये हमारा है। जी। डिफरेंट करने, डिफरेंट नहीं, मैं एक प्रोडक्टिविटी लाना चाह रही थी। मैं ऐसी इंफॉर्मेशन लाना चाह रही थी कि लोगों को जो चीज़ हम नॉर्मली डिस्कस नहीं करते हैं, उस चीज़ के लिए एक पॉडकास्ट बने। अच्छा, आपने शुरू में देखा होगा कि सबसे पहला जो पॉडकास्ट था वो CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, केसी डॉक्टर केसी विरमानी जी, उनके साथ किया।
तो वो उनके राइट्स क्या है। हम बात तो करते हैं कि सरकार ने ये सुविधा दी है, ये संस्था बनाई है, लेकिन लोगों को जनरल अवेयरनेस नहीं है। देन उसके बाद फिर हमने अथर्व चौधरी ट्रांसजेंडर पे बात, मैन पे हमने बात करी, जो बहुत ज़रूरी है, जो मुझे लगता है आज के दिन में उन्हें समझना और उन्हें उनका ऑब्वियसली उनकी जगह सोसाइटी में जगह, सब चीज़ पे हमने बात करी है। उसके बाद उनके फिर पूरे प्रोसेस पे बात करी है। देन उसके बाद हमने उनकी वाइफ आई थी, अदिति नाम था, उनके साथ हमने चर्चा करी कि कितना एक स्ट्रॉन्ग पिलर है वो किसी की लाइफ को संवारने में, सोच में। तो उन्हें तो मैं बिल्कुल हेड्स ऑफ हूँ उनके लिए। और उसके बाद फिर हमने अनुराधा जी पे किया था कि एक ओल्ड एज में रीस्टार्ट कैसे किया जाए। मतलब एज डिफाइन नहीं करता आपके कामों को, कि आप 16 साल की हैं तो आप कितने एक्टिव रह सकते हैं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आप 65 साल में हैं, 70 साल में हैं, तो आपको क्या स्ट्रक्चर देना चाहिए, या आप ये कह रही है ना कि मेरी चॉइसेस पे, अगर मैं 16 का हूँ या मैं 70 का हूँ, मेरी चॉइसेस पे समाज का हक नहीं है, समाज का हक नहीं है, सिर्फ उसके लिए लायबल मैं हूँ, मैं ही हूँ। जी जी जी। हर आदमी अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है जी। किसी इंसान का ये कहना कि इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई, जी जी, इसकी वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाई, ये गलत है। आपने क्यों हावी होने दिया कि आप पढ़ नहीं पाई? जी जी। आपने क्यों माना कि आप कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा? तो वो आपने अलाउ किया, इसलिए कोई इंसान आपको दबा रहा है। जी। तो हर इंसान अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं कहीं पहुंची हूँ उसकी वजह मैं हूँ, अगर मैं कहीं नहीं पहुंची हूँ, किसी ने मुझे नीचे खींचा है, तो उसका भी रीज़न मैं हूँ। कोई किसी की लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, कोई किसी में ताकत नहीं है भगवान को छोड़ के कि किसी की लाइफ को बदल दे, पलट दे या खत्म कर दे। अनुराग गुप्ता जी जो फाइनेंस, कि एक हाउस मेकर 100 रुपए डिब्बे में डाल के छिपाने की बजाय उस 100 रुपए को कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। आज के ज़माने के साथ उसे इन्वेस्टमेंट पे हम बात करें, जो जनरली लेडीज़ को कह दिया जाता है तेरी समझ की नहीं है, तुझे समझ में नहीं आएगा शेयर प्रॉफिट लॉस, ठीक है। जी जी। तो वो औरत क्या करती है, 100 रुपये बचा लिए इस हफ्ते, 500 रुपये बचा लिए जमा, लेकिन उस बोलते ना पैसे को पैसे के काम पे लगा दो। वो उस वजह से एक होम मेकर के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट सोचा था कि ये पता होना चाहिए, पर्टिकुलरली उस एपिसोड पर्टिकुलर। और फिर उसके बाद सिमृता चौधरी, द साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, और क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे वो काम करते हैं। ये थेरेपी है ना? हाँ, क्लिनिकल हिप्नोटाइज जो एक थेरेपी होती है, उस पे वो पेशेंट के साथ डील करती हैं, उनको समझती हैं, उनकी प्रॉब्लम को क्योर करती हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ, मैम के साथ। और ऐसे ही आपको आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारे एपिसोड्स दिखने वाले हैं कि जैसे हमने एनिमल को लेके भी एक पॉडकास्ट किया है। मतलब एक यंगस्टर, एक यंग लड़की है, बहुत ही कमाल की वो महिला है, जिनके साथ अभी आने वाले टाइम में देखने मिलेगा बुजुर्गों के साथ कैसे डील करना है। एक डॉक्टर हैं, उनके साथ भी एक पॉडकास्ट है। ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारे हमने सब्जेक्ट्स को चूज किया है जो एक सामाजिक बातचीत को या समझने के दायरे को बढ़ाता है। तो मेरा पॉडकास्ट करने का एक लौता एक मोटिव यही था कि जो बातें हम आम तौर पे नहीं करते वो आम तौर पे किया जाए। जी, और उसमें आपको भी सहयोग की जरूरत है कि मैं यहाँ पे ये बातें कर रही हूँ, मतलब कि हाँ, कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता। एक समाज को जितनी एनजीओ की जरूरत है, एनजीओ को भी समाज की उतनी जरूरत है। और ये सारा जो ताना बाना है बिना कोलैबोरेशन के हो नहीं सकता। तो आपके साथ भी संस्थाएं जुड़ रही होंगी, कोलैबोरेट कर रही होंगी, उसकी अपनी मुश्किलात होंगी, अपने चैलेंजेस होंगे जिनसे आपको आगे बढ़ना है। सो वो क्या क्या है जरा वो बताइए, और फिर इनसे नेविगेट करते हुए आगे क्या सोचती हैं आप, कहाँ देखती हैं आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में अपने एनजीओ के काम को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एनजीओ करीब 4 से 5 साल हो गए हैं, और इस दौरान मैं बहुत लोगों के साथ मिलके काम किया है। बहुत लोगों ने आके मेरी हेल्प करी है। मेरी अपनी टीम अलग है, मेरा एक स्पेसिफिक टीम है जिसके पिलर्स हैं
जो आप आगे मिलेंगे उनसे भी। एक संस्था के बारे में बताऊंगी, आपने लायंस क्लब इंटरनेशनल आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी संस्था है जिनके साथ मैंने अभी एसोसिएट किया है और मैं उनकी मेंबर भी हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ा एक चेंज बोलिए या बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट आया जब मैं लायंस क्लब के साथ मिलके काम करना स्टार्ट किया। एक तो जो उनके जितने भी मेंबर हैं दे हाईली अपने लाइफ में इतना एक्सपीरियंस उन्होंने ले लिया है, और मैं हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि जो लाइफ एक्सपीरियंसेस ले चुके होते हैं उनके साथ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। उनका नज़रिया, उनकी गाइडलाइन, तो हमसे जो बड़े हैं जिन्होंने हमसे भी ज़्यादा दुनिया देखी है या लोगों को समझा है, वो मुझे लायंस क्लब के साथ मिला। और उनके साथ अभी मिलके मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही हूँ। पर्सनली मेरे जब भी मौका मिलता है एनजीओ आते हैं, और बच्चों के साथ टाइम बिताना, बच्चों के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और नए नए प्रोजेक्ट में इनफैक्ट वो मुझे हेल्प करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे मिला है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं लायंस क्लब के साथ हमेशा एसोसिएटेड रहूं और उनके साथ मिलके बड़े बड़े प्रोजेक्ट करूं। मेरे एनजीओ में अभी करीब 7 से 65 बच्चे हैं अराउंड, कुछ बच्चे क्योंकि आते जाते रहते हैं, तो करीब अगर टेंटेटिव मान लिया जाए तो 65 बच्चों के करीब हैं, जिनकी कुछ बच्चों के एडमिशन्स हमने करवाए हैं जो जिनकी फीस अफोर्डेबल नहीं थी, लेकिन दे आर वेरी टैलेंटेड एक्चुअली, जिनको पढ़ने का जज्बा था, लेकिन वो किसी रीज़न, क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो स्कूल्स कैसे जाएं। तो उनमें से कुछ बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया, शॉर्ट किया, और फिर हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स आगे आए जिन्होंने हमारे साथ एसोसिएट होकर उन बच्चों के लिए एडमिशन के लिए हमें डोनेशन दिया, हमारी हेल्प करी। और वो एक बहुत अच्छे एक पब्लिक स्कूल है, वहाँ पे सारे बच्चे जाते हैं, आने जाने के लिए ऑटो कर रखा है जिसमें ऑटो में बच्चे सारे मिलकर जाते हैं, आते हैं। उसके बाद शाम में हम क्लासेस लेते हैं उनकी, कि दिन भर में आपने क्या पढ़ा, होमवर्क्स क्या थे, क्लास वर्क क्या किया, इसके अलावा उनकी स्किल्स पे काम करते हैं। किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी लैंग्वेज पे, बहुत सारी छोटी छोटी उनकी पेंटिंग्स पे। तो वो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम उन बच्चों पे डेवलप करना चाहते हैं। तो ये हम तकरीबन 2 घंटा, अप्रॉक्स हम 2 घंटा दिन में उनके लिए शाम में निकालते हैं, और शाम में उनके साथ ये टाइम हम बिताते हैं 60-65 बच्चों के साथ। अगेन मैं बोलूँगी लायंस क्लब हमेशा जो भी मैंने प्रोजेक्ट जो भी हम साथ में मिलके कर रहे हैं, हम सारे लायंस क्लब का बहुत बड़ा वहाँ पे सहयोग मिलता है मुझे। वो भी आके मॉनिटर करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस रिव्यू भी देते हैं। तो एक बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा उनके साथ है अभी। और इन फ्यूचर मेरा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें तकरीबन अभी जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुई है करीब 30 से 35 बच्चियां हैं, महिलाएं हैं जो सिलाई सीखना चाहती हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ अभी तो हमने 4-5 मशीनों से स्टार्ट किया है, और मशीनें हमने अभी ली है, कुछ पुरानी है कुछ नई हैं। और एक जहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी रेंटेड करी हुई है जहाँ पे कुछ लोगों को सेटल किया है जिनके पास घर नहीं था, छत नहीं थी, और मेरा स्कूल या ट्यूशन जो क्लासेस हैं वो सारी चीज़ें वहीं उसी जगह से मैं चलाती हूँ। तो वो काफ़ी अच्छा प्रेमाइसेस है जिसमें थोड़ी जगह है, 4-5 रूम है, बच्चों की क्लासेस बना रखी है वहाँ पे, और वहीं पे हमने मशीन भी सेट कर रखा है जिसमें सारी महिलाएं और बच्चियां जो इच्छुक हैं कि हम सिलाई सीखें, और ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके कोई वो नहीं है कि आप इतना कुछ दो या हमें ये सहयोग करो, कुछ भी नहीं है। सहयोग करने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वो अलग। हाँ, कब तक शुरू हो जाएगा? ये ऑलमोस्ट हमने तैयारियां शुरू कर दी है, हमारे पास नाम सारे रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, एंड विद इन 10 डेज में ये भी स्टार्ट हो जाएगा। सारे जो मास्टर जी हैं जो क्लासेस लेंगे उनसे भी बात हो गई है। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि उनको सिलाई और कढ़ाई, आने वाले टाइम में और भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम सिलाई से शुरू कर रहे हैं ताकि उन्हें एक एम्पावर कर पाऊँ, उन लड़कियों को, इन महिलाओं को,
और धीरे धीरे फिर हम कॉरपोरेट से जो हमारी प्लानिंग है कि एसोसिएटेड होके उनके लिए कुछ सामान बनाना, इस तरीके जी से जी हमने टाई अप सोचा हुआ है ये ताकि जी उनके ठीक उन्हीं का बनाया वे सामान को मार्केट करने के लिए उन्हें एक जगह दे पाऊँ, उनको बाजार ओके भी दूं, क्योंकि बना तो लिया लेकिन सेल करने के लिए जगह कहाँ है। हाँ और जो चीज वो बनाएंगी उसका सीधा मुनाफा हाँ या उसका उनके अकाउंट में ही जाए, तो इस तरीके का हमने सिस्टम हमने बनाया है। और ये चीज अभी लेटेस्ट है जिस पे हम जी जी वर्क कर रहे हैं। हमारा एक और एनजीओ है जनधन वायु, जी और आप जिसमें की भी आप हिस्सेदार हैं मैं इसमें सीईओ हूँ। और अगेन मैं कहती हूँ टीम है हमारी वहाँ पे। संबल एरिया में एक गांव है काशीपुर, जी। जिसे कछुओं का गांव कहते हैं। ओके तो वहां पे करीब 500 से 1000 के बीच में कछुए हैं, एंड आप उस तालाब को देख लेंगे और कछुए ही कछुए हैं। तो उनके रिस्टोरेशन का काम, उनकी साफ सफाई का, उस तालाब की साफ सफाई में, उसमें जल थल अपना पूरा सहयोग और दे रही है ताकि जल उनकी थल वायु जल पुराण। थल वायु फाउंडेशन सेक्शन 8 कंपनी है ये। जी जी तो एक ये भी पर्यावरण को लेके एक हमारा एक संस्था है जिस पे हम काम करते हैं। कोई भी अपील कोई भी दरख्वास्त आप करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। हाँ, मेरा एक बहुत बड़ा निवेदन है और मुझे यकीन भी है कि इस निवेदन को आप सब स्वीकारेंगे। मेरा ये है कि आप सब इस केयर ट्रस्ट में आप एक फैमिली की तरह हैं। आप लोगों से जो भी रिव्यू मिलते हैं, जो भी सलाह मिलती है, उसे मैं बहुत सीरियसली या बहुत मन से सोचती हूँ और देखती हूँ कि इसमें और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। आप इस संस्था को, इन बच्चों को, इन महिलाओं को जो भी सहयोग करना चाहते हैं उसका स्वागत है। इसमें आपकी वॉलेंट्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, आपका श्रमदान, आपका जिस तरीके से भी आप सपोर्ट देना चाहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर सहयोग अगर आपके दिमाग में आ रहा हो और आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप प्लीज़ जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन होगा आप उस पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट आके संस्था में मिलके भी आप बात कर सकते हैं। रही बात इस पॉडकास्ट की, तो मैं पॉडकास्ट को आप देख ही रहे हैं, आप बहुत अच्छे ऑडियंस हैं। आज तक आपने मुझे इस बहुत अच्छे रिव्यू से मुझे एक सपोर्ट दिया है, मुझे मोटिवेट किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब भी करें और करवाएं अगर आपको ये लगता है कि ये समाज के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आ रहा है। तो बस मुझे यही सपोर्ट आप लोग से चाहिए है, और मुझे आशा भी है कि शायद नहीं, श्योरली ये निवेदन मेरा एक्सेप्ट किया जाएगा आप लोगों से। तो बस इसी तरह मैं आपसे अलविदा कहना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में। बाकी बिल्कुल प्रियंका जी, आपने सुना होगा कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता है, वो वही रिफ्लेक्ट करता है जो आप अंदर से होते हो, और पब्लिक भी सब जानती है, और उन्होंने यहाँ तक आपका साथ दिया है, तो मुझे उम्मीद नहीं पूरी यकीन है कि वो आपका साथ देने वाले हैं। जी, तो ये थी प्रियंका विनोद जी, द केयर ट्रस्ट पॉडकास्ट की होस्ट, और मैं शरद चंद उपाध्याय, जो एक बाहैसियत एक रिसर्चर के तौर पर इस पॉडकास्ट में काम करता हूँ। मेरे साथ निर्देशक की कुर्सी पर बैठे हैं आदित्य मेहता, और डीओपी की कुर्सी पर बैठे हैं मनीष बजाज, और इसके साथ साथ हमारी प्रोडक्शन टीम में हैं युवराज प्रताप सिंह और राहुल कुमार। और हाँ, इसके साथ साथ प्रोडक्शन में जो और मदद हमें चाहिए होती है वो कोई और नहीं बल्कि प्रियंका जी के बेटे और बेटी अबीर और कृषि किया करते हैं। और जितने भी आप काम देख रहे हैं आप देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी आगे और भी मेहमान आने वाले हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व में काम करते हम लोग, हम हैं द केयर ट्रस्ट। बने रहिए हमारे साथ।